वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है वजाद खान और आप देख रहे हैं चैनल प्रोफेशनल एड्यू हब। आज का जो टॉपिक है थंबनेल में और आपने टाइटल ऑफ वीडियो पे देख ही लिया होगा कि ITR 4 कैसे भरी जाएगी। लाइव आपको डेमो दिया जाएगा कि प्रेजेंटिव इनकम के स्कीम के अंदर अगर आप आना चाहते हैं तो आपको ITR 4 भरनी पड़ेगी। और ITR 4 भरने का सबसे इजी तरीका आज मैं कराने जा रहा हूँ, वो भी लाइव। तो आप लोग अगर खुद की ITR भरना चाहते हो, इस वीडियो के साथ मेरे साथ स्टेप फॉलो करो और आप अपने खुद से आप अपनी ITR 4 फाइल कर सकते हो। और अगर किसी को ये जानना है कि प्रेजेंटिव इनकम क्या होता है, आपके सेक्शन 44 AD, सेक्शन 44 ADA जो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट है, जो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स लॉ है, वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कवर कर रखा है। अगर आप किसी को वो वीडियो देखनी है, मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके इसको देख सकते हैं। और अगर किसी को पूरा ITR का फॉर्मेट समझना, ITR होती क्या है, कौन कौन से फॉर्म होते हैं, किसी ने बिल्कुल हल्का फुल्का सुना था, तो मैंने इससे पहले भी 2-3 ITR के ऊपर वीडियो बना रखी है, वहां पे जाके आप उसको देख सकते हैं। मैं लिंक आई बटन में और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको गौर से देखिए, समझिए कि ITR का फंडा क्या है और कौन कौन सी ITR पे आपको कौन कौन से पर्सन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ITR 4 मैंने एक क्लाइंट की जो आईडी है लॉग इन कर रखी है, यहाँ पे देखते हैं। तो फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे, यहाँ पे आगे आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, जैसे ये 2021 है। आपको फॉर्म सेलेक्ट करना है, लाइक ITR 4 भरना है तो ITR 4 ओरिजिनल, और यहाँ पे लेना है प्रीपेयर ऑनलाइन सबमिट। और मैंने ये आपकी थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शन दे रखी होती है, अब इसको पढ़िएगा, इसी हिसाब से आपको ITR 4 भरनी है और कंटिन्यू कर दीजिए, एग्री कंटिन्यू। ठीक है, तो ये आपकी जनरल इंफॉर्मेशन आ गई है। ये आपका इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपको कौन सारे के सारे टैब में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रेड मार्क हो रखे हैं उसको भरना है। कभी डेट डालने की बात है तो डेट आप DT MM और 4 टाइम वाई में डालेंगे। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन है, आप इसको पढ़िएगा, आप समझ जाओगे। हम अपना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये आगे जनरल इंफॉर्मेशन जो पेन बेस्ड रहती है, आपकी पेन के अकॉर्डिंग आएगी। और फिर यहाँ पे आपको नीचे आना है और आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बताना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैं तो एक बिजनेसमैन हूं, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए क्यों पूछ रहा है, तो अब मैं आपको बता दूं, मैंने एक एग्जांपल पहले भी कवर किया था कि आपकी यहाँ पे सिर्फ बिजनेस की इनकम नहीं आती है, बिजनेस के अलावा सैलरी से आती हो, हाउस प्रॉपर्टी से आती हो, तो वो भी इनकम यहाँ आती है। वो मैंने पहले वाली वीडियोस में कवर कर रखा है। ठीक है, मान लो कि आपने 3 महीने सिर्फ जॉब करी और 3 महीने बाद आपका मूड चेंज हो गया और आपने अपना एक बिजनेस सेटअप कर लिया, स्मॉल बिजनेस। ठीक है, तो आपने उस साल 2 टाइप की इनकम कमाई, सैलरी से भी और आपके बिजनेस से भी, तो आपको वो पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, और अगर नॉट एप्लीकेबल करना है कि आप एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो, तो आप नॉट एप्लीकेबल कर दो, तो आप एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में नहीं आओ। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये 3 पॉइंट नए हैं, ITR 1 में भी सेम पॉइंट थे, यहाँ पे भी सेम पॉइंट है। वो बोल रहा है अगर ये 3 पॉइंट आपके अगर हुए हैं तो आप इस ऑप्शन को यस करोगे। तो पहले मैं 3 पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ। 3 पॉइंट क्या है, बोल रहा है कि अगर आपका कोई करंट अकाउंट है और उस करंट अकाउंट में साल में जो डिपॉजिट हुआ, मतलब जो डाला गया पैसा, वो किसी प्रकार से 1 करोड़ से ऊपर चला गया, तो आपको ये ऑप्शन यहाँ पे करना पड़ेगा यस, और इसको करना पड़ेगा यस कि हाँ 1 करोड़ से ऊपर गया है और कितना गया है अमाउंट डाल दो। ठीक है, इसको मैं नो कर देता हूँ। सेम अगला पॉइंट बोल रहा है कि अगर 2 लाख से ऊपर का खर्चा हुआ है आपके फॉरेन टूर पे, कि आप बाहर गए हो फॉरेन में, अब्रॉड में, और आपका खर्चा हुआ है 2 लाख से ऊपर का, अगर ये होगा तो यहाँ पे करो यस और अमाउंट डाल दो। ठीक है, मैं इसको भी नो कर देता हूँ क्योंकि इनके तीनों ही नहीं है, तो मैं इसको इसी को नो नो करूंगा। ठीक है, और लास्ट आता है आपका, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 1 लाख से ऊपर हो गया उस साल के अंदर, तो आप इसको करोगे यस और अमाउंट डालोगे कितना। ठीक है, तो आप तीनों में से कोई भी पॉइंट ऐसा होगा तो आपको यहाँ पे यस करना है, और जो पॉइंट हुआ है उसको यस करके अमाउंट डालना है कितना। अभी मैंने नो कर दिया कि ऐसे इस हिसाब से कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आएंगे, बोल रहा है कि आपकी ये जो ITR है आपका रिप्रेजेंटेटिव भर रहा है या आप। रिप्रेजेंटेटिव का पॉइंट कब आता है, जब मान लो जिसकी ITR है उसकी डेथ हो गई, और उसकी डेथ के बाद जो भी उसका रिप्रेजेंटेटिव, लाइक उनका सन, उसकी वाइफ या उनकी डॉटर, जो भी हो, वो अगर रिटर्न फाइल करेगी तो वो रिप्रेजेंटेटिव
के करेगी तो इस ऑप्शन को करना है यस और वहां पे रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल्स डालनी है। अभी यहाँ पे कोई है नहीं, ये खुद भर रहे हैं तो नो और फिर करते हैं सेव ड्राफ्ट। और सेव ड्राफ्ट का मतलब मैंने पहली वीडियोस में कवर किया तो आज भी बता रहा हूँ कि सेव ड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि मान लो आपने जो जो डिटेल डाली, लाइक जो यस किया, नो किया, अमाउंट डाला, वट जो भी आपने यहाँ पे टाइप किया, तो उसको सेव ड्राफ्ट करोगे तो आपका डाटा सेव होता रहेगा। इसका मतलब ये, मान लो आपका नेट खराब हो गया या नेट कंप्यूटर बंद हो गया या मोबाइल बंद हो गया, किसी भी वजह से आपका कुछ गड़बड़ हो गई, वो वेबसाइट बंद हो गई, तो आपने जितना सेव ड्राफ्ट किया होगा डाटा डाल के, आप दोबारा लॉगिन करोगे तो वो डाटा वहीं से आपका आएगा। ये नहीं कि आपको दोबारा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? तो सेव ड्राफ्ट करना बहुत जरूरी है, तो टाइम टाइम पे सेव ड्राफ्ट करिएगा। दूसरा, ये आपको खुद बोलेगा, बीच बीच में स्क्रीन आएगी कि सेव ड्राफ्ट करते रहिए। आगे चलते हैं इनकम डिटेल्स पे। तो देखो इनकम डिटेल्स में सबसे पहले आता है कि आप यहाँ इनकम डालो बिजनेस या प्रोफेशन से, ठीक है। लेकिन देखो ये हाईलाइट नहीं हो रहा क्योंकि इसके लिए अलग अलग टैब है। आप यहाँ पे इनकम डालोगे तो ये ऑटोमेटिक ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको बीपी वाले टैब पे आना है, ठीक है। बीपी वाले टैब पे आते हैं आपको सबसे पहले देखना है कि आप कौन से सेक्शन के अंदर आते हो। 44 AD अगर आपका बिजनेस होगा और 44 AD है अगर आपका कोई प्रोफेशन होगा, ठीक है। तो इनका बिजनेस है, ये 44 AD में आते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, उनका नाम डालूंगा, हमने बिजनेस का नेम डाल दिया। फिर हम उसके बाद यहाँ पे कोड लेंगे। कोड का मतलब ये होता है, यहाँ पे इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कोड होते हैं कि आप जिस टाइप का बिजनेस करते हो उस टाइप के कोड यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे। तो आप कोई सा भी कोड अपने बिजनेस के सिमिलर के अकॉर्डिंग आपको डालना है। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, इनका मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, लेकिन इनका मैन्युफैक्चरिंग इनमें से कोई सा नहीं आता। तो ध्यान रखना, हर बार अदर जरूर होगा, लाइक उन सब मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आया आपका कोई तो आप अदर मैन्युफैक्चरिंग ले लो। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारी चीजें, लाइक आप आगे जब जाओगे अदर सर्विस, आप आगे जाओगे तो अदर अदर सबका, अदर स्पोर्टिंग एक्टिविटीज, तो अदर अदर चीजें हर किसी की मिलेंगी। तो आपको बहुत प्रिसाइजली, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि आपका कौन सा कोड है जो आपके बिजनेस के नेचर का सिमिलर दिखता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको डालना है अपना टर्नओवर। अगर टर्नओवर आपका सारा का सारा आया है बैंक से इलेक्ट्रॉनिक वे में या पेटीएम के थ्रू या यूपीआई के थ्रू, तो आप सारा यहाँ डालोगे। और अगर अदर मोड मतलब कैश में आया तो यहाँ पे, और अगर आपको पता है स्प्लिट हो गया है, थोड़ा बहुत कैश में आया थोड़ा बहुत उससे आया, तो आप दोनों में डालोगे। तो इनका तो कैश में ही था 6.5 लाख का, तो 6.5 लाख का इनका टर्नओवर आ गया है। फिर उसके बाद अब वही है कि अगर आपका 6% मानी जाएगी इनकम, तो ये इनकम कब मानी जाएगी 6%, जब आपका सारा टर्नओवर थ्रू चेक आया हो या बैंक ट्रांजेक्शन के थ्रू आया हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका कैश है तो 8% कम से कम आपको इनकम दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो इनकी मैं इनकम जो है, इनकी जो इनकम एस्टिमेट है इन्होंने बताया था, तो इनका है एस्टिमेट इनकम 4,85,000, ठीक है। मतलब इतनी टर्नओवर में इतना इनकम है इनका। तो आप लोग अपने एस्टिमेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डालेंगे, लेकिन वो अमाउंट, इस अमाउंट का 8% से नीचे नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप प्रेजेंटिव स्कीम को नहीं ऑप्ट कर पाओगे। और अगर ये वाली कैलकुलेशन किसी को समझ नहीं आ रही, ये वाला पॉइंट किसी को समझ नहीं आ रहा, तो ये इसलिए समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इससे जो पहले वीडियो बनाई है वहां पे इसको अच्छे से एलोबरेट किया कि 6% क्यों, 8% क्यों और ये चीजें क्यों। तो अगर आपको कोई सा भी डाउट है इस पॉइंट पे तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, उसमें मैंने कैलकुलेशन करके भी समझाई है आपको, ताकि आप उस वीडियो में एक अच्छे वे में इस सेक्शन को समझ जाएं, ये सेक्शन बोलता क्या है और इस सेक्शन में कंप्यूट इनकम कैसे होती है, ठीक है। और हम इसको कर देते हैं सेव। जब आप ये इनकम यहाँ पे डाल लेंगे तो उसके बाद आपको जाना है सबसे नीचे पॉइंट पे, ये डिटेल्स आपको फाइल करनी है। लेकिन इनमें से ये चीजें बहुत जरूरी है आपको फाइल करना, E5, E15, E19, E20 और E22, ये आपकी जो रो है इनमें आपको अमाउंट डालना बेहद जरूरी है, चाहे आपका जीरो क्यों ना हो लेकिन आपको डालना बहुत जरूरी है। तो E15 पे बात कर लेते हैं। E15 है आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स, मतलब आपका बिजनेस है तो सन्ड्री क्रेडिटर वो लोग होते हैं कि जिनको आपको पैसे देने, मीन्स आपने उनसे उधार खरीदा हो। अगर ऐसा अमाउंट कोई है जो आपका पेंडिंग है, आप यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, नहीं है तो आपको जीरो डेफिनेटली डालना है, अदरवाइज ये आपकी आइटम गलत हो जाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट आपका आ रहा है E19, ये रहा इन्वेंट्रीज का। मान लो आप अगर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हो और अगर आपका माल बचा होगा
या आपका माल वगैरह जो भी लास्ट टाइम पे बचा होगा थोड़ा सा क्लोजिंग वगैरह, तो वो यहाँ पे डालोगे। इनका नहीं है तो 0 कर देते हैं। E20 सन्ड्री डेटर्स, जैसे क्रेडिटर मतलब पैसे देने वाला होता है, डेटर मतलब जिससे पैसा लेना है, आपने उधार माल बेचा होगा जिससे पैसा लेना होगा, वो अमाउंट यहाँ पे आएगा, तो कोई नहीं है। और E22 मतलब कैश इन हैंड, अगर आपको पता हो तो यहाँ पे अमाउंट एग्जैक्ट डालिए, अदरवाइज आप थोड़ा बहुत अमाउंट अप्रोप्रिएट वाला जो आपको याद हो वो डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 0 ही ले रहा हूँ मैं, सेव ड्राफ्ट। और अब हम आगे चलते हैं इनकम डिटेल्स पे। इस पे तो देखिए इनकम डिटेल्स में आते ही इनकम ऑटोमेटिक आ गई है आपकी, ठीक है, ऑटोमेटिक वहां से ऑटो पॉपुलेट होके आ गई है। अब यहाँ पे अगर आप सैलरी वगैरह कमाते हैं, जैसा मैंने बताया था एग्जांपल, तो आप यहाँ पे डालोगे सैलरी। लाइक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इनका कोई ऐसा अमाउंट है नहीं, बट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, लाइक 2 लाख रुपए की सैलरी है, तो आप यहाँ पे डालोगे, ठीक है। अगर कोई एग्जेम्प्ट अलाउंस है, कोई अलाउंस मिलता है और इसमें से कोई एग्जेम्प्ट है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे कोई सा भी और यहाँ पे अमाउंट डालोगे। लाइक मैं अदर ले लेता हूँ, ऐसे ही ले लिया मैंने हाउस रेंट अलाउंस, और मैंने यहाँ पे उसको एग्जाम डाल दिया मान लो 20,000, तो वो कट हो जाएगा, तो 180 बचा 2 लाख में से, ठीक है। फिर उसके बाद 50,000 की डिडक्शन ओवरऑल मिलती है हमें। और यहाँ पे देखो ये पॉइंट आया था सेफ ड्राफ्ट के लिए कि सेफ ड्राफ्ट करते रहिए। और फिर यहाँ पे 50,000 की एग्जामेशन हमें मिलती है सेक्शन 16 के अंदर, बच गया 130, और 130 टोटल जुड़ के यहाँ आ गया 615, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे इनकी सैलरी नहीं है, मैं यहाँ पे 0 करूंगा, और यहाँ पे अलाउंस भी नहीं है, मैं यहाँ पे इसको 0 करूंगा, ठीक है। अगर बिजनेस के साथ सैलरी है तो आप ऐसे डालेंगे। और ऐसे ही तीसरी इनकम है आपकी यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगर हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है तो आप यहाँ पे बताइए कि आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी है वो आपने खुद यूज कर रहे हो, रह रहे हो, या आपने किराए पे दे रखी है। अगर किराए पे दे रखी है तो इनकम ऑब्वियसली बात है आई ही होगी, तो आप यहाँ पे लेट आउट करेंगे और जितना रेंट आया है आप यहाँ डालेंगे। लाइक मैं 1 लाख ओवरऑल अमाउंट ले लेता हूँ। फिर वहां पे देखिए 30% आपको यहाँ पे दिखेगा कि छूट मिल गई है आपको, ठीक है। और एक और डिडक्शन मिलेगी आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल की इस कॉलम में। वो है क्या, लाइक आपने ये जो घर लेट आउट किया है मतलब किराए पे दिया है, आपने इस घर को बनाने में या इस घर को खरीदने में लोन लिया था, लोन आप रीपे कर रहे हो हर साल या मंथली बेस पे, वो जो भी किस्त बंदी हो, तो उस साल जितना भी आपने इंस्टॉलमेंट पे करी, तो उस इंस्टॉलमेंट में हमेशा 2 अमाउंट आपके मिक्स होते हैं, एक होता है इंटरेस्ट, एक होता है लोन का अमाउंट। तो आपको लोन के अमाउंट की डिडक्शन यहाँ नहीं मिलेगी, सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट की मिलेगी, तो आप यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट डालेंगे। लाइक मैंने बोलते 25,000 रुपए की छूट है, तो मैंने क्लिक किया तो ये देखिए आपका 1 लाख में से 30,000 वो छूट मिली, 25,000 की छूट मिली, टोटल 45,000 रुपए इनकम बची है, ठीक है। तो आप ऐसे डाल सकते हैं, लेकिन अभी इनका कुछ है नहीं ऐसा, तो 0 और 0, ठीक है। मान लो अगर लेट आउट मीन सेल्फ ऑक्युपाइड है, मतलब मैं खुद यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक काम हो सकता है, लाइक मैं खुद यूज कर रहा हूँ लेकिन मैंने इस घर को खरीदने के लिए या बनाने के लिए लोन लिया था, लोन की पेमेंट जा रही है, तो मैं यहाँ पे उसकी क्या ले सकता हूँ, डिडक्शन ले सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 25,000 रुपए का इंटरेस्ट में पे कर रहा हूँ, तो ये माइनस में इनकम आ जाएगी आप, ठीक है। लेकिन अभी इनका ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 0 डालूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है इनका, ठीक है। अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी क्या नाम बिजनेस इनकम के साथ अगर हाउस प्रॉपर्टी के कुछ ऐसा पॉइंट है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और फिर लास्ट इनकम आती है नेचर ऑफ इनकम अदर, ठीक है। अदर इनकम में आपकी ये चीजें हैं, लाइक इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अगर आपका आया यहाँ पे डालोगे, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट आया तो यहाँ पे डालोगे, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक रिफंड आया तो यहाँ पे डालोगे, फैमिली पेंशन आ रही तो यहाँ पे डालोगे, और इसके अलावा कोई आ रहा तो यहाँ पे, लाइक अलावा में मैंने ले लिया कि डिविडेंड मिला है मुझे, और मान लो यहाँ पे डिविडेंड मिला है 5,000 का, तो यहाँ पे ऐसे डालोगे वो इनकम यहाँ पे एड ऑन हो जाएगी। लेकिन इनका अगेन यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा, तो मैं 0 करूंगा। तो अगर आपकी बिजनेस इनकम के साथ ये सारी इनकम भी है तो आप इसके अकॉर्डिंग इसको डालोगे और आपका यहाँ पे आ जाएगा ग्रोस टोटल इनकम, ठीक है। फिर उसके बाद आती है डिडक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके इनकम टैक्स के, कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है इन एज पर इनकम टैक्स एक चैप्टर 6A है, वहां पे कुछ सेक्शन है 80C से 80U तक, ये सारे के सारे वैलिड खर्चे इन दी आईज ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की नजरों में ये खर्चे वैलिड माने गए हैं और ये आपकी टोटल इनकम में से डिडक्ट हो सकते हैं,
ठीक है। पहला पॉइंट, इस साल जो अमेंडमेंट आई है, चेंजेस आया, वो ये आया है कि आप जिस साल की इनकम कमाओगे, लाइक आप 12 महीने अगर इनकम कमाते हो तो उन्हीं 12 महीनों के खर्चे या उन्हीं 12 महीनों की डिडक्शंस यहाँ पे अलाउड होंगी। लेकिन यहाँ पे एक नया पॉइंट आया है कि आप 1/4/2020 से 31/7/2020 तक के खर्चे भी अलाउड करवा सकते हो अगर आप चाहते हो तो। अगर आप चाहते हो इस ऑप्शन को करोगे यस, अगर आप नहीं चाहते हो तो उस ऑप्शन को करोगे नो। ठीक है, तो मैं अभी इस पे आऊंगा थोड़ी देर में, बस पहले ये डिडक्शन हम कर लेते हैं फिर उस पॉइंट को करेंगे। ठीक है, तो देखिए 80C सबसे बड़ा सेक्शन है और यहाँ पे सबसे बड़ी आपकी डिडक्शन मिलती है, और ये खर्चे एक नॉर्मल लेमैन के लाइफ में होते ही होते हैं। इसमें क्या आता है, लाइक आपने हेल्थ क्या नाम, आपने LIC करवा रखी हो अपने नाम पे, लाइक आपने शेयर खरीद रखे हो, लाइक आपने प्रोविडेंट फंड में आपका पैसा जाता हो, लाइक आपका इक्विटी डिवेंचर में पैसा जाता हो, तो यहाँ पे सुकन्या योजना एक है, इसमें नया नया पॉइंट जुड़ा था 2 साल पहले। तो आप अगर ऐसी चीजों में अगर आप पैसे देते हो तो वो डिडक्शन आपको यहाँ पे अलाउड होगी। बट यहाँ पे ये बोला गया कि डिडक्शन अप टू 1,50,000 मतलब 1.5 लाख तक की डिडक्शन अलाउड है, उससे ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मान लो आपके जो खर्चे थे उन सारे खर्चों की लिस्ट जुड़ के मान लो 1,60,000 हो गई, तो आप यहाँ लिखोगे 1,60,000। बट ये सेक्शन रिस्ट्रिक्ट है 1.5 लाख, ये आप देख सकते हैं, आपको सिर्फ 1.5 लाख तक की इनकम और 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिलेगी इस सेक्शन के अंदर। ठीक है, मैं इस सेव ड्राफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन इनकी कोई डिडक्शन इतनी है नहीं, इनकी डिडक्शन सिर्फ 10,000 रुपए है, तो मैं 10,000 रुपए यहाँ पे डाल देता हूँ, तो 10,000 की पूरी डिडक्शन इनको मिल जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है कि पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंशन फंड, अगर कोई पेंशन फंड के रिगार्डिंग यहाँ पे पेमेंट करता है तो यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही CCT कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन फंड स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे ये ना जितने भी सेक्शन है ये गवर्नमेंट के रिगार्डिंग है, तो इन सेक्शन जो ये सेक्शन 80C 80CCC, तो आपको वरीड होने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता मत करना। मैं हर एक सेक्शन पे एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा और अच्छे वे में इसको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप लोग उस डिडक्शन को अच्छे वे में क्लेम कर सकें और आपको हमेशा फायदा हो। ठीक है, क्योंकि डिडक्शन जितनी क्लेम करोगे आपकी इनकम कम होती चली जाएगी, लेकिन डिडक्शन हवा में नहीं क्लेम करनी है आपको। कैसे क्लेम करनी है, जो वैलिड होगी वो क्लेम करनी है आपको। ठीक है, तो ये सेक्शन आ गए। तो मैं अभी जो डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में, जो लाइफ में ज्यादातर होता है, तो 80C होता ही होता है। मैंने जितनी भी मैटर भरी है एक आध पॉइंट कवर हो ही जाता है 80C में, जिसकी डिडक्शन मिलती ही मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद डिडक्शन हेल्थ इंश्योरेंस पे। देखो हेल्थ इंश्योरेंस आप करवाते हो या ना करवाते हो, लेकिन आज के टाइम पे ड्यू टू कोरोना हर कोई अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है, हर कोई। ठीक है, तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भी आज के टाइम पे नॉर्मल हो ही गया है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अमाउंट नहीं डालने को बोलेगा, क्योंकि ये सेक्शन में काफी बड़ी चीजें हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि आप शेड्यूल फिल करोगे 80D। तो शेड्यूल कहाँ है, आप यहाँ देख सकते हैं 80D का शेड्यूल ये रहा आपका। तो आप यहाँ पे जाके अपना हेल्थ इंश्योरेंस या जो भी हेल्थ से रिलेटेड खर्चा है यहाँ पे आप डालेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट बोल रहा है वेदर यू आर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज सीनियर सिटीजन, की बोल रहा है कि अगर आपका कोई मेंबर सीनियर सिटीजन है पेरेंट्स को छोड़ के, मतलब सीनियर सिटीजन का मतलब 60 साल से अबव है, तो यस करो, अदरवाइज नो करो। तो इनका तो कोई है नहीं, तो नो किया। अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो यहाँ पे डालो अमाउंट, अगर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है तो यहाँ पे डालो। और मैं आपको बता दूं एक पॉइंट, 5,000 तक की डिडक्शन गवर्नमेंट अलाउ करती है विदाउट एनी प्रूफ, कि 5,000 तक का खर्चा आपके पूरे साल में आपके ऊपर हो ही जाता है, अपने बच्चों पे हो ही जाता है। थोड़ा बीमार हो गए, कोल्ड हो गया, सर दर्द हो गया, थोड़ा बहुत खर्चा खर्चा करते करते 5,000 तक का खर्चा हो जाता है, ऐसा गवर्नमेंट मानती है। तो आपको 5,000 तक की डिडक्शन फ्लैट प्रोवाइड करती है, तो आप ये इसको बेझिझक ले सकते हो। लेकिन अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस की अगर डिडक्शन लोगे तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका केस स्क्रूटनी में फंसा, कोर्ट में फंसा नॉर्मल, तो आप वहां पे ये सारे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करोगे, और नहीं किया तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। तो आप वही चीजें क्लेम करोगे जो वैलिड है। तभी मैं इन सेक्शन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, इन दो अलग अलग सेक्शन के बारे में, ताकि आप अच्छे से समझ सको उसको, कब कहाँ और कितनी डिडक्शन आप ले सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स, मतलब यहाँ पे पेरेंट्स को हटा के था, यहाँ पे पेरेंट्स के लिए बोल रहा है कि पेरेंट्स आपका कोई सीनियर सिटीजन है, तो इनका नहीं है।
नो, और यहाँ पे कोई डिडक्शन भी नहीं है, तो मैंने सेव ड्राफ्ट कर दिया और हम यहाँ पे आ गए इनकम डिटेल्स में। तो देखिए वहां से अमाउंट सीधा उठ के यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप मेडिकल मेंटेनेंस कर रहे हैं किसी ट्रीटमेंट वगैरह में, और वो पर्सन जिस जो आप पे डिपेंडेंट है और वो डिसेबल है, मान लो आपके घर में कोई भी हो सकता है जो डिसेबल है, फिजिकली चैलेंज्ड है, और आप उसका मेंटेनेंस कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, तो उसकी डिडक्शन आपको इस सेक्शन में मिलेगी। इनका कुछ नहीं है। मेडिकल ट्रीटमेंट करो स्पेशल स्पेशल डिसीज का, स्पेशल डिसीज का मतलब यहाँ पे है कि कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, मतलब बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम है, ये स्पेशल डिसीज के लिए एक शेड्यूल बना हुआ है यहाँ पे, तो उसमें पूरी लिस्ट है। तो जब मैं ये सेक्शन बताऊंगा तो वो लिस्ट में से आपको सारे डिसीज बताऊंगा पर्टिकुलर क्या है, बस यहाँ समझिए आप कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारी यहाँ पे कवर होती है। ठीक है, तो अगर उसका कोई खर्चा है आप यहाँ डिडक्शन ले सकते हो। अगर आप हायर एजुकेशन लोन लेते हो तो उस लोन को जब आप रीपे करोगे, अगेन रीपे करोगे तो एक इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट में कुछ पार्ट इंटरेस्ट का होता है, तो उस इंटरेस्ट की डिडक्शन यहाँ मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही आपने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ली है, उसका इंटरेस्ट जा रहा हो तो उसकी यहाँ पे डिडक्शन मिलेगी। अब यहाँ पे भी इंटरेस्ट का मिल रहा है, ऊपर भी इंटरेस्ट का मिल रहा है, बट दोनों चीजें अलग हैं। मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा कि यहाँ पे क्या और वहां पे क्या, तो अभी कोई कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन टेकन ऑफ सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी, ये दोनों हाउस प्रॉपर्टी के लिए ही है, डबल ई और ई है। बस थोड़ा सा वेट करिएगा, इन सेक्शन के ऊपर वीडियो फटाफट आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर ये नया पॉइंट जुड़ा है 2 साल पहले, ये बोल रहा है 2 साल सॉरी 1 साल पहले, कि ये डिडक्शन मिलेगी अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदा है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, तो इस सेक्शन के अंदर मिलेगी। अगर आपने कोई डोनेशन करी है तो डोनेशन की आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, डिडक्शन। लेकिन यहाँ पे फिर वही लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे अमाउंट नहीं डालना, आपको शेड्यूल फिल करना 80G, तब यहाँ पे ऑटोमेटिक अमाउंट आएगा। लाइक चलते हैं शेड्यूल पे 80G पे, ये रहा, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे 4 चीजें हैं, 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाई लिमिट, 50% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाई लिमिट, ये 2 पॉइंट है, विदाउट क्वालिफाई 100 और 50, और यहाँ पे आएंगे 100% क्वालिफाई लिमिट, 50% क्वालिफाई लिमिट। अब पहली बात, इस वीडियो में इस सेक्शन को कवर करना इम्पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन मैं इसके वही है कि इस डिडक्शन के ऊपर मैं पूरी वीडियो लाऊंगा। बट यहाँ पे एक मोटा मोटा मैं बता दूं कि अगर आप इस सेक्शन के अंदर आते हो और आप 100% क्वालिफाई लिमिट में आते हो, विदाउट क्वालिफाई लिमिट में आते हो, तो जितना भी अमाउंट आपने दिया होगा, लाइक 1 लाख डिपॉजिट किया डोनेशन में, 1 लाख का 1 लाख डिडक्शन में मिलेगा। लेकिन आप अगर यहाँ पे आते हो 50% वाले में, तो आपको 50,000 का अमाउंट मिलेगा 1 लाख में से। ऐसे ही सेम यहाँ 100% और 50% है। ठीक है, दूसरा मैं आपको एक चीज और बता दूं जो आप रिलेट करोगे ज्यादा, जब यहाँ कोरोना की जब महामारी फैली, तो वहां पे ये हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी जी ने बोला था कि आप पीएम केयर फंड में अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग आप डिपॉजिट कर सकते हो। तो पूरे इंडिया ने एकजुट होकर हमारे पीएम केयर फंड में पैसा डाला और उससे बहुत हेल्प हुई। तो जिसने भी वो पैसा डाला और जब वो अब आईटीआर फाइल करेगा, उसको उस अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, डिडक्शन मिलेगी। डिडक्शन क्या, बस यहाँ पे नेम डालना है, पीएम केयर फंड, एड्रेस डालना है, टाउन एंड सिटी, स्टेट डालना है, पिन कोड डालना है और पैन डालना है। ठीक है, और अगर किसी मान लो किसी का पैन नहीं हुआ, तो यहाँ पे देखो एक लाइन लिखी हुई है छोटी सी, इन केस ऑफ डोनी, मतलब जिसको आपने पैसे दिए और वो गवर्नमेंट है, एंड पैन इज नॉट अवेलेबल, और पैन कार्ड नहीं है उसका, आपको पता नहीं चला, पेटीएम से कर दिया, पेटीएम से कहाँ आता है पैन कार्ड। ठीक है, तो आप पैन कार्ड ये डालोगे, 5 टाइम G, 4 टाइम 0, 1 टाइम G, यहाँ पे पैन कार्ड में डालोगे, पीएम केयर फंड डाल सकते हो, एड्रेस में न्यू दिल्ली, स्टेट में दिल्ली, और पिन कोड जहाँ पे आप बैठे हो वहां पे 110049, इसको डाल के यहाँ पे आप अमाउंट डालोगे। अगर आपने कैश में दिया है तो कैश, अगर ऑनलाइन पे किया है तो ऑनलाइन, यहाँ पे आप डालोगे और इसको करोगे सेव ड्राफ्ट, तो आपका यहाँ पे डिडक्शन का अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। इनका डोनेशन थी नहीं तो नहीं है। ठीक है, 80G रेंट पेड करते हो तो यहाँ पे डिडक्शन मिलेगी, यहाँ पे 60,000 तक का मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये सेक्शन भी अलग तरीके से वर्क करता है, वीडियो आएगी, टेंशन मत लेना। डोनेशन करी हो पॉलिटिकल पार्टीज को, यहाँ पे भी अलग अलग पॉइंट्स हैं। हाँ, ये आपके निजी लाइफ में आ सकते हैं। मान लो आपकी इनकम हुई है, यहाँ पे जैसे मैं बता देता हूँ, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, और मान लो आपको 5,000 तक की इनकम हो गई, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो आप यहाँ पे उसकी डिडक्शन ले सकते हो, 5 की 5,000। अब आप सोच रहे हो कि 5,000 वहां डालना है, 5,000 यहाँ डालना है, ऐसा नहीं है।
अगर आप यहाँ पे 15,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला है और आप यहाँ डालते हो सीधा 15,000, तो यहाँ पे डिडक्शन सिर्फ आपको 10,000 की मिलेगी। मीन्स इस सेक्शन में 80TTA में आपको इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट की डिडक्शन मिलती है। जितना भी इंटरेस्ट आया होगा आप यहाँ पे डालोगे, लेकिन इसकी लिमिट सिर्फ 10,000 है। आप 10,000 से ऊपर के इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं ले सकते, ठीक है। और 80TTP है सीनियर सिटीजन के लिए, यहाँ पे लिमिट होती है 20,000। अभी हाईलाइट नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि ये पैन बेस्ड होता है। पैन में इनकी जो उम्र है वो 60 साल से नीचे कैलकुलेट खुद कर ली, तो ये कैलकुलेट नहीं हो रहा। जब इनकी एज 60 साल से ऊपर होगी और फिर ये लॉग इन करेंगे तो ये हाईलाइट होगा और ये अनहाईलाइट होगा, ठीक है। तो अभी इनका कोई ऐसा अमाउंट है नहीं, तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे इसको 0 कर, ठीक है। फिर उसके बाद 80U अगर आप डिसेबल हो तो डिसेबल के लिए भी यहाँ डिडक्शन है, ठीक है। एक फ्लैट अमाउंट है, ये भी मैं कवर करूंगा अपकमिंग, ये सारे सेक्शन आएंगे तो टेंशन मत लेना। तो जैसे ही आपकी डिडक्शन माइनस हो गई तो आपकी इनकम यहाँ पे बच के आ जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ इनकम कैलकुलेट हुई 485, यहाँ पे ये डिडक्शन और ये डिडक्शन लेस होके यहाँ बचे 470, आपका यहाँ पे टैक्स पेबल बना इतना और आपकी रिबेट मिल गई 11,000। 87A में इस साल आपको 5 लाख तक पे एक रिबेट है। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको 12,500 रुपए की छूट मिलेगी। तो 12,500 की छूट यहाँ पे पूरा नहीं आएगा, क्योंकि जितना टैक्स होगा उतनी ही छूट मिलेगी। नेगेटिव नहीं जाएगा कि आप गवर्नमेंट से मांगो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जितना टैक्स बना उतना ही आपका 87A में रिबेट हो गई है। आप यहाँ सेव करोगे, टैक्स पेबल कुछ बन नहीं रहा है, और फिर हम अब आगे चलते हैं। तो जैसे ही आपने इस सारी डिडक्शंस डाल ली, ये इस साल की डिडक्शन थी, लेकिन मैंने आपको ये पॉइंट भी बोला था कि अगर आप एडिशनली डिडक्शन पाना चाहते हो इन सेक्शन में, वो भी कब से कब तक, 1 अप्रैल 2020 से 31/7/2020 तक, तो आप ले सकते हो। बस आपको इस ऑप्शन को करना है यस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको जानना है शेड्यूल DI पे। तो शेड्यूल DI आपका यहाँ पे है, जो एक लौता रह गया था, यहाँ पे आ गए। तो शेड्यूल DI में आपको यहाँ पे तो ऑटोमेटिक अमाउंट आ गया होगा जो आपने इस साल के लिए लिया 2019 और 20 के लिए। लेकिन जो 1/4/2020 से 31/7/2020 तक अगर आपको अमाउंट चाहिए वो आप यहाँ पे डालोगे, जो जो आपको अमाउंट यहाँ एडिशनली चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर रहा हूँ एक्स्ट्रा, तो वहां पे मैं जाके उसको नो करूंगा। बट अगर आप क्लेम करना चाहते हो उसको यस करो, ठीक है। और फिर यहाँ पे कर दोगे सेव ड्राफ्ट, तो ये पूरे पॉइंट आपके फिल हो गए इस वाले उसके, इस वाले पेज के। टैक्स डिटेल्स में हम यहाँ आते हैं। यहाँ पे क्या होगा, मान लो अगर आपका टीडीएस वगैरह कटा होता तो यहाँ पे डिटेल्स आती हैं आपकी अलग अलग सेक्शंस में, ठीक है। और अगर आपने टैक्स पे किया होता, लाइक मैं टैक्स पे करने का बता देता हूँ, आप यहाँ पे जब भी ऐसा आएगा, यहाँ पे अगर आपका टैक्स पेबल होगा तो यहाँ पे लिखा होगा ई पे टैक्स, ठीक है। यहाँ पे जितना भी होगा यहाँ से पे करोगे, और उस पेमेंट के बाद बैंक से एक ड्राफ्ट, आपका एक समझ लो रिसिप्ट निकलेगी। उस रिसिप्ट की डिटेल आपको यहाँ डालनी है, जहां पे लिखा हुआ है डिटेल ऑफ एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। वहां पे आपको मिलेगा BSR कोड, यहाँ डालोगे, डेट ऑफ डिपॉजिट डालना है, चालान नंबर डालना है और अमाउंट डालना है। और बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मैंने ज्यादातर देखा है, ये डिटेल डालना भूल जाते हैं और उनकी रिटर्न हो जाती है इनवैलिड। अब इनका पेमेंट का था नहीं तो वहां पे कुछ डालेंगे नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कोई पेबल नहीं, फिर उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे बैंक डिटेल्स, ठीक है। तो बैंक डिटेल्स हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने बैंक डिटेल्स डाल दी हैं, ठीक है। और अगर आपका इसके अलावा भी कोई और बैंक अकाउंट है, यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे डिटेल्स डालेंगे। बट अभी है नहीं तो डिलीट कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे करेंगे कि मैं खुद रिटर्न फाइल कर रहा हूँ सेल्फ और न्यू दिल्ली। और यहाँ पे आप ई वेरिफिकेशन के लिए 3 ऑप्शन को लोगे, मतलब वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था पहले वाली वीडियोस में कि हम ई वेरीफाई करेंगे। ई वेरीफाई से क्या होगा, आपका यहीं के यहीं आपको क्या हो जाएगा, फाइलिंग आपकी हो जाएगी, आपको पोस्ट ऑफिस में इसको पोस्ट करने की नीड है ही नहीं, ठीक है। वरना अगर मान लो, और ये ई वेरीफाई कैसे होता है, जब आपका पैन कार्ड, जब आपकी इस वेबसाइट पे पैन से आपका आधार लिंक हो जाएगा और आधार से आपका एक मोबाइल नंबर जरूर लिंक होता है, तो उस पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी यहाँ डालते ही ई वेरीफाई हो जाएगा। बट अगर आपका आधार से पैन लिंक नहीं है या आधार कार्ड से कोई मोबाइल नंबर लिंक नहीं है,
तो आपका OTP नहीं जाएगा। आपको इसको क्या करना होगा, पोस्ट ऑफिस जाके पोस्ट करना पड़ेगा। ये मैंने पहले वाली वीडियोस में कवर किया है, लेकिन मैं इसको E-वेरीफाई करने के मोड से ही जाऊंगा क्योंकि इनका आधार कार्ड लिंक है। ठीक है, तो मैंने ऑप्शन को सेलेक्ट किया और मैंने कर दिया सेव। ठीक है, और अब मैं प्रीव्यू एंड सबमिट करता हूं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका प्रीव्यू हो जाएगा और आपकी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आपकी पूरी रिटर्न आपके सामने आ जाएगी। आपके सामने जो भी आपने डिटेल्स डाली है पूरा फॉर्म है। आप इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा, मैं बाद में डाउनलोड कर लूंगा। मैं यहाँ करता हूँ सबमिट। ठीक है, और ये सबमिट हो चुका है आपका। E-वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे E-वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे OTP जनरेट करना पड़ेगा। तो मैं आधार OTP करूंगा, जैसा जैसा मैंने आपको अभी बोला था। आधार OTP क्लिक किया और आई वुड लाइक टू जनरेट आधार OTP, इस पे मैंने किया क्लिक और ये OTP अब मैं यहाँ पे डालूंगा। मैं देख लेता हूँ OTP क्या है। तो ये मैंने OTP डाल दिया एंड इस पे क्लिक करेंगे, आई एग्री टू वैलिडेट माय आधार डिटेल्स, सबमिट, और ये आपकी E-वेरिफिकेशन पूरी कंप्लीट। अब मैं आपको रिटर्न दिखाता हूँ। मैं जाता हूँ डैशबोर्ड पे, व्यू यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे मैं इनकम टैक्स रिटर्न देखूंगा और सबमिट करूंगा। तो यहाँ पे आप देखिए सक्सेसफुली E-वेरीफाई आ रहा है इस साल का 2021 का। मैंने इस पे किया क्लिक और मैं आपको दिखा दूं ITR जो आप क्लाइंट को दोगे आगे, आप ITR B दोगे 5। तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो देखिए ये आपके रिटर्न आ गए और यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है डू नॉट सेंड एक्नॉलेजमेंट टू CPC बेंगलुरु। मतलब अब आपको इसको पोस्ट ऑफिस के थ्रू आगे भेजने की जरूरत है ही नहीं और ये आपके रिटर्न है। ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पे आपके रिटर्न होती है सबमिट टू गवर्नमेंट। थैंक यू वेरी मच। तो आपको सिर्फ यही सारे स्टेप फॉलो करके अपनी इजी वे में रिटर्न को फाइल कर देना है। आई होप मेरे हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। लेकिन अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई, आप कोई भी पॉइंट में परेशान हुए या कोई भी पॉइंट आपको कंफर्म नहीं हो रहा, आप वहां पे कंफर्मेशन नहीं ले पा रहे हो, आप प्लीज कमेंट करिए ताकि हम उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करें। ठीक है, और बाकी आप हमारे सारे चैनल के वीडियोस को जो भी आपको पसंद आई लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें और अपने सोशल हैंडल पे इंस्टाग्राम पे फेसबुक वगैरह आप चलाते हो वहां पे भी शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स जो भी आपके सर्कल में है उनको भी ये चीजें अवेयर हों और पूरे इंडिया में ये सारी की सारी डिटेल्स पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।